हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों के प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए हम लोग लेके आए ये रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। इस क्लास में मैं जो नोट्स यूज करूंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ रजिस्टर। देखो, जीएसटी में ना थ्री टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आता है ई लाइबिलिटी रजिस्टर, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर एंड देन आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। अब तीनों रजिस्टर यूज कैसे कैसे होते हैं इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो एक मंथ है हमारा जून का। जून के मंथ में मैंने टोटल सेल्स करी 1 लाख रुपीज की। जून के मंथ में मैंने सेल्स करी 1 लाख रुपीज की। और आपको पता है जब भी हम सेल्स करते हैं उसमें हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो उस जो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया वो करा 18,000 का। अभी जो 18,000 का जीएसटी है ये मेरे आएगा ई लाइबिलिटी रजिस्टर में। यहाँ पे जो ई लाइबिलिटी रजिस्टर है इसमें मेरा जितनी भी हम सेल्स करते हैं उस पर हम जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्ट ऑल द आउटवर्ड सप्लाई। जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई पे हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा ई लाइबिलिटी रजिस्टर में आता है। अब सपोज करो उसी मंथ में मैंने कुछ परचेज भी करी होंगी। परचेज मैंने करी 80,000 की। और आपको पता है जब भी हम परचेज करते हैं उस पर हमें आईटीसी मिलता है। उस पर आईटीसी हमें मिल रहा है 14,400 का। अभी जो 14,400 का आईटीसी है ये मेरा आएगा ई क्रेडिट रजिस्टर में। मतलब ई क्रेडिट रजिस्टर में जितने भी हमें आईटीसी होता है हमारा वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे ई क्रेडिट रजिस्टर में। अब लास्ट में बचा ई कैश लेजर। अब इसे देखो, अब ड्यूरिंग द मंथ क्या हुआ, हमारे ऊपर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आई 18,000 की और 14,400 का हमने क्रेडिट ले लिया। 14,400 हमने माइनस कर दिया। हमने गवर्नमेंट से कहा ये तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास बचा 3,600। अभी जो 3,600 रुपीज है ये हम लोग डिपॉजिट करेंगे हमारे ई कैश लेजर में और वहां से गवर्नमेंट को पे करेंगे। ई कैश लेजर को आप इस तरह समझो, ई कैश लेजर इज अ काइंड ऑफ अ वॉलेट। जैसे होता है ना पेटीएम वॉलेट, जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करते हो फिर वहां से पेमेंट करते रहते हो। तो ई कैश लेजर भी एक काइंड ऑफ वॉलेट ही है। जीएसटी का वॉलेट है जिसमें आप पैसे डिपॉजिट करते हो और गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट करते हो रिमेनिंग अमाउंट की। सबसे पहले क्या होता है, देखो दोबारा देखते हैं। सबसे पहले जो भी आप सेल्स करते हो वो आपके रिफ्लेक्ट होती है ई लाइबिलिटी रजिस्टर में। उसके बाद जितना भी आपके पास आईटीसी अवेलेबल होता है, जो आप आईटीसी ले सकते हो, वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है ई क्रेडिट लेजर में। उसके बाद अब इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है अपने ई कैश लेजर में और वहां से गवर्नमेंट को पेमेंट करनी होती है। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर था। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा कि मैम ई कैश लेजर में डिपॉजिट कैसे करेंगे। देखो, ई कैश लेजर में डिपॉजिट करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड में कौन कौन से आते हैं, यूपीआई, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे आपके ऑनलाइन मेथड्स है। ये जनरली आप लोग देखो, जब भी आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो, मिंत्रा पे, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो, तो वहां पे भी यही सब मेथड होते हैं। तो ये सारे मेथड हमारे पास जीएसटी में भी अवेलेबल है। जीएसटी में अगर आपको कैश लेजर में डिपॉजिट करना है तो आप ये इनमें से कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हो। ऑनलाइन मेथड में एक चीज याद रखना, जब भी आप ऑनलाइन मेथड से डिपॉजिट कर रहे हो तो आपके पास कोई लिमिट नहीं लगती। देयर इज नो लिमिट। आप चाहे 1 करोड़ करो, आप 100 करोड़ अमाउंट डिपॉजिट कर दो, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो उतना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड में दो मेथड है, एनईएफटी और थ्रू चालान। एनईएफटी में भी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कराओ, एनईएफटी आरटीजीएस में कितना अमाउंट डिपॉजिट कराओ कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू चालान के ऊपर लिमिट लगाई गई है, उसमें कितनी लगाई गई है, 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड ही आप थ्रू चालान डिपॉजिट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। जो आपका चालान होता है वो वैलिड होता है 15 डेज के ऊपर और चालान के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को कहते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है CIN। कि CIN की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। बहुत सिंपल टॉपिक है अभी तक तो। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो, जो हमारा जीएसटी होता है ना उसमें हमारे कुछ मेजर हेड होते हैं, कुछ माइनर हेड होते हैं। मेजर हेड हमारे पास होते हैं IGST, CGST, SGST, UTGST। और हमारे पास जो माइनर हेड होते हैं वो होते हैं टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस। इसे इस तरह से समझो, सपोज करो यहाँ पे आपका है IGST, CGST, SGST, UTGST। ठीक है, और यहाँ पे आपके आएंगे माइनर हेड जो कि हमारे टैक्स, हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड यहाँ पे हमारा है फीस। ये तीन हमारे माइनर हेड है और ये हमारे मेजर हेड है।
ये मेजर हेड हो गए और ये माइनर हेड हो गए। अब सपोज करो आपको आपने अपने ई कैश लेजर में, ये आपका ई कैश लेजर है सपोज, ठीक है, ये आपका ई कैश लेजर है। अब ई कैश लेजर में आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किया और आपने डिपॉजिट करा IGST की टैक्स में 10,000 रुपीज, लेकिन जो आपके ऊपर लाइबिलिटी आई, लाइबिलिटी आपके पास आ गई UTGST की फीस की, लाइबिलिटी आपके पास यहाँ पे आ गई, लेकिन आपने डिपॉजिट यहाँ पे कर रखा है। क्या ये ई कैश लेजर है? याद रखना, ई क्रेडिट लेजर नहीं है, ई कैश लेजर है। ई कैश लेजर में अब क्या आप इसे क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हो? आप इसे क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट यहां से यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। डायरेक्टली जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस टाइम नहीं कह सकते कि यार वहां पे पड़ा हुआ है वहां से एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं, पहले आपको इस यहां से अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। पॉइंट बहुत क्लियर है? क्या हुआ यहाँ पे कि देखो, ई कैश लेजर में आपके कुछ मेजर हेड होते हैं, कुछ माइनर हेड होते हैं। अगर आपके किसी एक मेजर हेड या माइनर हेड में पैसा पड़ा हुआ है और आपको वो दूसरे मेजर या माइनर हेड में यूज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन पहले आपको पैसा यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये लिखा हुआ है कि अगर आपके फंड्स हैं आपके ई कैश लेजर में, याद रखना एक कैश लेजर की बात हो रही है, क्रेडिट लेजर की बात नहीं हो रही है। ई कैश लेजर में आपके किसी माइनर या मेजर हेड में पैसा है, डिपॉजिटेड है, तो आप दूसरे में यूज कर सकते हो, पहले आपको अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, सपोज करो मेरे पास CGS ये टैक्स SGST का टैक्स का बैलेंस है 50,000 रुपीज का, ये ई कैश लेजर में है, ठीक है। अब मेरी लाइबिलिटी सारी सेटल हो गई है, तो मैं इस अमाउंट को चाहूं तो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। अगर आपकी ई कैश लेजर में कोई बैलेंस है, जब आपकी पूरी लाइबिलिटी सेटल हो गई है उसके बाद भी आपके पास कुछ बैलेंस बचा हुआ है, तो आप उसे डिस्टिंक्ट पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो, कंडीशन ये है कि पहले आपकी खुद की लाइबिलिटी सेटल हो जानी चाहिए, ओन लाइबिलिटी हैज बीन सेटल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो आपका ई क्रेडिट लेजर होता है, देखो ये तो हमारी हो गई कैश लेजर की बात। कैश लेजर में कोई भी अमाउंट किसी भी हेड में, माइनर हेड में यूज हो सकता है। यहाँ पे पैसा है, अगर आपको यहाँ यूज करना है आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी ई क्रेडिट लेजर होता है, जो हमने पढ़ा था, ई क्रेडिट लेजर जो होता है जिसमें हमारे सारे ITC आते हैं, वो सिर्फ हमारे टैक्स की पेमेंट के लिए यूज हो सकता है। सिर्फ ये जो टैक्स का अमाउंट होता है ना, ये जो टैक्स का अमाउंट होता है इसके लिए यूज हो सकता है, आपके इंटरेस्ट और फीस के लिए यूज नहीं हो सकता ई क्रेडिट लेजर। तो इससे आपको पता लगता है कि जो हमारे इंटरेस्ट और फीस के अमाउंट होते हैं उसकी पेमेंट आपको ई कैश लेजर से ही करनी होती है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो आपका ई क्रेडिट लेजर है वो सिर्फ यूज होगा आपके टैक्स की पेमेंट करने के लिए, फीस और आपका पेनल्टीज वगैरह जो होती हैं उनकी पेमेंट करने के लिए यूज नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है कि जो हमारा ई लाइबिलिटी रजिस्टर होता है उसमें हमारे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं। कुछ हो सकता है प्रीवियस पीरियड की हो, कुछ होता है करंट पीरियड की हो, और कुछ ऐसा भी हो सकती है जो हमारे पास GST डिपार्टमेंट का नोटिस आया उसकी वजह से आ गई। तो अगर ऐसी जो लाइबिलिटीज होती हैं उन्हें सेटल करने की सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले आपको प्रीवियस पीरियड की सेटल करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको प्रीवियस पीरियड की सेटल करनी है, फिर करंट पीरियड की, और लास्ट में आपको कोई अगर आपकी डिमांड वगैरह आई है उसकी वजह से अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आई है तो वो पे करेंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार पहले करंट पीरियड करूंगा बाद में प्रीवियस पीरियड करूंगा, नहीं, पहले आपको प्रीवियस पीरियड करना पड़ेगा, फिर करंट पीरियड, एंड उसके बाद कोई डिमांड अगर आई है तो उससे सेटलमेंट होगी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक वैसे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ITC चैप्टर में, एक बार क्विकली दोबारा देखते हैं। टॉपिक का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। जब भी आपके पास IGST का क्रेडिट होता है तो वो सबसे पहले यूज होता है आपकी IGST की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, और उसके बाद CGST और SGST में यूज हो सकता है इन एनी रेशो। आप चाहो तो 50-50 कर दो, आप चाहो तो 90-10 कर दो, आपकी मर्जी, आप किसी भी रेशो में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है CGST का क्रेडिट। CGST का क्रेडिट सबसे पहले यूज होता है CGST की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, उसके बाद IGST की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए। लास्ट हमारे पास आता है SGST एंड UTGST का क्रेडिट। SGST एंड UTGST का क्रेडिट सबसे पहले यूज होता है SGST एंड UTGST की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, उसके बाद IGST की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए यूज हो सकता है। याद रखना कि यहाँ पे ये दोनों क्रेडिट CGST एंड SGST के क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकते। मतलब अगर आपके पास मान लो CGST का क्रेडिट है तो SGST की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए यूज नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास SGST का क्रेडिट है तो CGST की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए यूज नहीं हो सकता, तो क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ध्यान से मेरे साथ सुनना। अभी तक तो जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे, अब हमारा मेन टॉपिक आया है जो है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स।
जब भी आप कोई डिले पेमेंट करते हो तो उस पे गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो सबसे पहले आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। जब भी आप टैक्स की पेमेंट करने में लेट हो जाते हो तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता है? वो किया जाता है 18% पर एनम के हिसाब से। और कब से चार्ज किया जाता है? नेक्स्ट डे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। सपोज करो रिटर्न फाइलिंग की डेट 20 थी, तो 21 से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, 21 से। ठीक है, अब किस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको देखना है क्या अभी तक आप रिटर्न फाइल कर चुके हो, या आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हो, या अभी आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, रिटर्न आपने लेट फाइल करी है। तो अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लगता है नेट टैक्स लाइबिलिटी पे, मतलब आउटवर्ड टैक्स माइनस आईटीसी जो आपका होता है, नेट टैक्स लाइबिलिटी जो होती है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगाया जाता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हो तो भैया जितना भी आपका जो ग्रॉस टैक्स बनता है, जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, उसी पे आपका इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। तो ये याद रखना कि अगर अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करी है तो नेट बेसिस पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हो तो जितनी ग्रॉस लायबिलिटी है उसी पे इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। कितना? 18% पर एनम। और कहां से लगाया जाएगा? नेक्स्ट डे फ्रॉम द ड्यू डेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज। देखो हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। एक होता है पहले हमें आईटीसी अवेल करना होता है, मतलब जितना हमारा आईटीसी है वो सारा हम अपने अकाउंट में ले लेते हैं, उसे कहते हैं आईटीसी अवेल करना। उसके बाद जब हम उसे माइनस करते हैं, उस माइनस करने को कहते हैं यूटिलाइज करना। जब भी हम उसे अगेंस्ट अपनी लाइबिलिटी माइनस करते जाते हैं, उसे माइनस करने को कहते हैं यूटिलाइज करना। तो अगर आपने कोई आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया है लेकिन यूटिलाइज नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। लेकिन दूसरी एक सिचुएशन आती है कि आपने आईटीसी गलत लिया तो था, अवेल तो किया था, साथ साथ यूटिलाइज भी कर लिया। अब इसमें दो केसेस आ सकते हैं कि जो आपका क्रेडिट बैलेंस है वो कभी भी जो आपने रॉन्ग यूटिलाइज किया है उससे कम नहीं हुआ तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये क्या पॉइंट है? आप कहोगे मैम समझ नहीं आया। सपोज करो 10 लाख का क्रेडिट था जो आपने रॉन्ग यूटिलाइज कर लिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। सपोज करो ये ब्लॉक क्रेडिट था। ब्लॉक क्रेडिट आपको याद होगा, अपने आईटीसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये ब्लॉक क्रेडिट था। लेकिन जो आपका ई क्रेडिट लेजर है उसमें अभी आपके पास 25 लाख का बैलेंस है, 25 लाख का बैलेंस है, और ये बैलेंस ऐसा है जो आप क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई क्रेडिट लेजर में जब तक आपका बैलेंस 10 लाख से कम नहीं हो जाता तब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। 10 लाख का आपने इंटरेस्ट गलत यूटिलाइज कर लिया, वी एग्री, लेकिन जो आपके पास जेन्युइन इंटरेस्ट है, वो जेन्युइन जो क्रेडिट है, जेन्युइन क्रेडिट अभी भी 10 लाख से ज्यादा का है, तो जब तक वो 10 लाख से नीचे नहीं चला जाएगा तब तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस नेवर केम बिलो टू द रॉन्ग अमाउंट यूटिलाइज्ड। जितना हमने रॉन्ग अवेल कर लिया था उससे हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट क्रेडिट है वो उससे कभी कम हुआ ही नहीं, तो हमारे पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। सेकंड केस है कि भैया अब तो क्या हुआ, यहाँ पे भी जो बैलेंस है ना, आपने 10 लाख का गलत यूज किया था, अब क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस बचा है वो 8 लाख का बचा है, मतलब भैया अब तो आप गड़बड़ कर चुके हैं, आप इसका जो बैलेंस है वो 10 लाख से नीचे चला गया। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम पे। और किस अमाउंट पे लगेगा? अमाउंट पे लगेगा 2 लाख के, 2 लाख का अमाउंट लगेगा। ये चीज याद रखना, यहाँ पे आपका 10 लाख पे पूरे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जितने का अमाउंट आपका कम हुआ है उतने पे ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और कितना लगाया जाएगा? 18% पर एनम। ठीक है, और ये इंटरेस्ट लगेगा कब से? अगर आपने रिटर्न जो है टाइम पे फाइल कर दी, तो अगर मान लो आपने रिटर्न जो है 20 तक आपको फाइल करनी थी, आपने 18 को फाइल करी है, तो 19 से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस दिन भी, मतलब जो नेक्स्ट डे होगी जिस दिन आपने एक्चुअल रिटर्न फाइल करी है उसके नेक्स्ट डे से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू हो जाएगा। और सपोज करो अब दूसरा केस हो सकता है कि आपने रिटर्न लेट फाइल करी है, 20 आपकी ड्यू डेट थी, आपने रिटर्न फाइल करी 25 को, तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो ड्यू डेट से नेक्स्ट डे से लगेगा, मतलब 21 से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट अगर आपने लेट फाइल करी तो जो ड्यू डेट है उससे नेक्स्ट डे, मतलब ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते 25 को फाइल करी तो 26 से लगेगा, नहीं, जो ड्यू डेट थी उससे नेक्स्ट डे से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अमाउंट पे, और किस अमाउंट पे लगेगा ये मैंने आपको बता दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जितना हमने रॉन्गली अवेल किया है, रॉन्गली अवेल जितना किया उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा अनयूटिलाइज आईटीसी है, जो अनयूटिलाइज आईटीसी हमारे पास 8 लाख का है, तो ये जो 2 लाख का है इस पे हमारा इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट हो सकता है थोड़ा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन चार्ट फॉर्मेट में मैंने पूरा सिंप्लीफाई किया आप लोगों के ऊपर, आप एक बार खुद रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। मैं क्विकली एक बार दोबारा पढ़ाती हूँ। इंटरेस्ट हमारे 3 जगह लगते हैं। सबसे पहले लगता है डिले पेमेंट ऑफ टैक्स।
डिले पेमेंट ऑफ टैक्स पे इंटरेस्ट लगता है 18% पर एनम के हिसाब से, और किस दिन से लगता है, जो हमारी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी उसके नेक्स्ट डे से, जो ड्यू डेट थी उससे नेक्स्ट डे से लगता है। और आपको देखना है यहाँ पे इंटरेस्ट लगाते हुए क्या आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हो या अभी रिटर्न आगे फाइल करोगे। रिटर्न फाइल करने में आप लेट हो गए, रिटर्न फाइल करने में अगर लेट हो तो जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपके ऊपर टैक्स जो लगेगा वो नेट पेबल पे लगेगा, मतलब आउटवर्ड टैक्स माइनस आईटीसी जो होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हो तो आपके ऊपर जो ग्रॉस टैक्स पेबल है, जो आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, उसके ऊपर आपके ऊपर आईटीसी लगाया जाएगा। सेकंड है आईटीसी आपने गलत अवेल कर लिया लेकिन यूटिलाइज नहीं करा तो कोई आईटीसी कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, आप टेंशन फ्री होकर रह सकते हो। लेकिन नेक्स्ट केस है कि आपने अवेल तो गलत किया साथ साथ यूटिलाइज भी कर दिया, रॉन्ग आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज भी कर दिया, तो उसमें आपके पास दो केसेस आ सकते हैं। फर्स्ट केस है कि आपके पास जो बैलेंस है अपने के आईटीसी लेजर में, आईटीसी में जो आपके पास आईटीसी का बैलेंस है जो अभी आप यूटिलाइज कर सकते हो वो कभी भी कम नहीं हुआ उस अमाउंट से जितना आपने रॉन्ग यूटिलाइज किया था। रॉन्ग यूटिलाइज हमने 10 लाख का किया था, यहाँ पे जो बैलेंस है अगर वो हमारा कभी भी 10 लाख से कम नहीं हुआ तो हमारे पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बैलेंस कम हो गया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम पे। किस अमाउंट पे लगेगा, जितना आपने अपने रॉन्गली अवेल किया है उसमें से माइनस कर देंगे, जितना आपके पास अनयूटिलाइज रह गया उसमें उस अमाउंट पे आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कब से लगेगा, अगर आपने रिटर्न फाइल टाइम पे कर दी तो जिस दिन रिटर्न फाइल करी है उसके नेक्स्ट डे से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर रिटर्न आपने लेट फाइल करी है तो जो आपकी ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की उसके नेक्स्ट डे से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं विद दिस हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट अवेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो आपके ई क्रेडिट लेजर होता है ना जिसपे आपके सारे क्रेडिट्स आते हैं, उसके यूटिलाइजेशन पे गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है जो कि हमारी कवर है रूल 36B में। कई बच्चे इसे आईटीसी चैप्टर में पढ़ते हैं लेकिन हम इसे यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये टॉपिक है क्या। देखो, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी मंथ में, अगर किसी भी मंथ में आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, सॉरी, अगर आपकी किसी भी मंथ में आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है तो जो आप ई क्रेडिट लेजर जो यूज कर सकते हो वो अप टू 99% तक कर सकते हो। एटलीस्ट 1% की पेमेंट आपको ई कैश लेजर के थ्रू करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी मंथ में आपके ऊपर लायबिलिटी है 60 लाख की और आपके पास जो आईटीसी है वो भी आपके पास 60 लाख का ही है, तो आप इसे क्या पूरा यूज कर सकते हो? नहीं, आप पूरा यूज नहीं कर सकते। आप 99% तक यूज कर सकते हो। 1% आपको ई कैश लेजर से करना पड़ेगा, मतलब आपको 60,000 रुपीज, एटलीस्ट 60,000 रुपीज आपको ई कैश लेजर से पेमेंट करने पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर किसी भी मंथ में आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख क्रॉस करती है, 50 लाख तक होती है, तो आप जो अपना ई क्रेडिट लेजर है वो 99% तक ही यूज कर सकते हो। एटलीस्ट 1% की पेमेंट आपको ई कैश लेजर से करनी पड़ेगी। अब ये जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई, आपको याद रखना ये सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर करी जाती है, एग्जाम सप्लाई वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं करते। जो हमारी होली एग्जाम होती है, निल रेट होती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज होती है, वो नहीं देखी जाती। वो चाहे आपकी 1 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई देखेंगे, टैक्सेबल सप्लाई कितनी है जिसमें जीएसटी लगता है। अब ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल। किसके ऊपर सबसे पहले आता है? कर्ता, एमडी, फुल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएट, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। इन लोगों के ऊपर अगर ये लोग जो अपना इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स पे करते हैं, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स जो पे किया है वो 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा था, क्या हुआ? एमडी करता, होल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएट या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इन्होंने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर जो इनकम टैक्स पे किया है, याद रखना इनकम टैक्स है यहाँ पे, इनकम टैक्स पे किया है वो 1 लाख से ज्यादा था, तो इनके ऊपर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद ऐसा कोई पर्सन जिसे अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे ज्यादा का रिफंड रिसीव हुआ, जीएसटी रिफंड रिसीव हुआ है, उसके ऊपर भी ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है इसे मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी आपको। एग्जाम्पल ये लो कि आपके पास 60 लाख की, अगेन आपके पास लाख की आपकी लाइबिलिटी थी, आपकी लाइबिलिटी थी 60 लाख की और आपके पास आईटीसी था 55 लाख का। ठीक है, आईटीसी 55 लाख का था। अब ये यहाँ पे आप सेटल कर दोगे, आप 5 लाख की पेमेंट आप ऑलरेडी अपने ई कैश लेजर से करोगे, राइट। इसमें आप देखो जाए तो हमारे पास यहाँ पे 60,000 था कि एटलीस्ट 60,000 हमें ई कैश लेजर से पे करना है। इसमें हम ऑलरेडी 5 लाख जो है हमारा ई कैश लेजर से पे कर रहे हैं,
तो यस, इस केस में हम 55 लाख का पूरा आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये है कि एटलीस्ट 1% ई कैश लेजर से पेमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप ऑलरेडी अपने ई कैश लेजर से पेमेंट कर रहे हो जो एक्सीड कर रहा है 1%, तो ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनके ऊपर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सिंपल रूल है कि एटलीस्ट 1% पेमेंट तो आपको अपने ई कैश लेजर से करनी होगी। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। बहुत छोटा सा चैप्टर था। ये जो नोट्स है ये आप लोगों के लिए बहुत सिंप्लीफाई किए गए हैं। प्लीज इन्हें डाउनलोड कीजिए और इनका पूरा बेनिफिट लीजिए। इसी तरह आपको हर चैप्टर की रिवीजन मिलेगी, डायरेक्ट टैक्स की भी और जीएसटी की भी सारी आपको रिवीजन आपको मिलेंगी। इसके साथ इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।